नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के साथ ही बीजेपी की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। पहला, इस चुनाव को किसी भी हाल में जीतना है। दूसरा, सभी नेताओं को साथ लेकर चलना है, जिसकी बानगी पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट में ही सामने आ गई। पहली लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम ना होने से थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जिसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में किनको किनको जगह मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में ही कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये इलेक्शन एक तरीके से बीजेपी के लिए एक रेफरेंडम होगा और ये रेफरेंडम जम्मू कश्मीर के लोग अपने वोट से करेंगे, जिसमें उन सभी फैसलों पर जनता का जवाब आएगा जो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए लिए थे। और इस बार चुनाव में उतारे गए चेहरों की भी अग्नि परीक्षा होगी। सबसे पहले बीजेपी का टारगेट होगा कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी हालत में जीते। इसलिए बीजेपी ने इस बार मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही बीजेपी ग्राउंड लेवल पर खुद को मजबूत करने में जुटी है, ताकि लोगों को बीजेपी के रूप में एक बेहतर ऑप्शन नजर आए। इसी के साथ ही पार्टी को एकजुट बनाए रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है और कोशिश है कि किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में अव्यवस्था न पैदा होने पाए। कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। इसी को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, लेकिन वरिष्ठतम नेताओं का नाम उस लिस्ट में ना होने की वजह से नाराजगी जैसी स्थिति बनी, जिसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने पार्टी नेताओं संग बैठक कर दोबारा नए सिरे से लिस्ट जारी की। बीजेपी की नई लिस्ट में पांपोर से सैयद शौकत गयूर को मैदान में उतारा गया है। वहीं राजपुरा से अर्शिद भट्ट पर दांव चला गया है। अनंतनाग पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद रफीक मैदान में हैं, तो अनंतनाग से सैयद वजाहत मैदान में है। श्री गुफवाड़ा से सोफी यूसुफ पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो अनंतनागपुर में वीर सर्राफ पर भरोसा जताया गया है। इंदरवल से तारिक की, किश्तवाड़ से शगुन परिहार और बाडेर से सुनील शर्मा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 5 साल, 2014 के बाद आज 10 साल में जो काम हुए हमारे कश्मीर में, उसके बिना पे हम वोट मांगने जाएंगे। और यहाँ की 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई संगबाजी नहीं, यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ना, यहाँ G20 की बैठक होना, यहाँ पे सुबह स्कूल का बच्चा आराम से निकलना और शाम को घर वापस आना, रोड कनेक्टिविटी, मैग्डमाइज रोड, हमारा रेल, बाकी जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, सब कुछ दिया है मोदी जी ने। 70 साल से आप देख रहे हो, पिछले 70 साल से हमारे जम्मू कश्मीर को आग में झोंका गया था। किन लोगों द्वारा झोंका गया वो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस आग को ठंडा करने में इस वक्त हमारी केंद्र सरकार जो उसका भरपूर योगदान रहा है। और आज हम जो इलेक्शन के इस वक्त बेला में सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का इसमें है। अब जिनके नाम काटे गए उसे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। अब जो नई लिस्ट आई है वो 15 लोगों की है, जो फेज 1 के इलेक्शन के लिए ही जो सीट्स आ रही हैं उसके लिए है। तो मुझे लगता है कि पार्टी की मंशा शायद यही थी कि फर्स्ट फेज की लिस्ट जो है पहले निकाल दें, दूसरे और तीसरे फेज की लिस्ट निकालने की अभी ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो शायद गलती वहाँ पे हुई है, क्योंकि चेंज करने की बात वी कांट डू इट नाउ, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो लिस्ट फाइनल होके बाहर आई है उसमें कोई चेंज नहीं है। वो वही लिस्ट के नाम है जो पहले वाली लिस्ट में आए। पहले मुझे बताए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेचर दिया जाता है। मुझे बताइए, क्या वो ऐसी चेकलिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर क्या पैरामीटर है?
अगर ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिली है तो क्या कारण है उनको टिकट नहीं मिलने की? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से, जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बीजेपी 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस बार बीजेपी ने मन बना लिया है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना ही पार्टी लड़ेगी। इसे लेकर बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए। वहीं उम्मीदवार उतारने के बजाय पार्टी कश्मीर घाटी में मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। उन जगहों पर पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 2014 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, तब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनी थी। बाद में गठबंधन में टूट के बाद सरकार गिर गई थी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे पापा, छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सेंटर, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया। 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव होने वाले, जिसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी समेत क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में हैं। वहां बीजेपी जीतकर दोबारा जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने की कोशिश में है, तो वहीं एनसी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है और काफी हद तक कांग्रेस का प्रण जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 की वापसी की। वहां पर माइनॉरिटी छोड़ मेजॉरिटी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को विकास चाहिए या धारा 370 की वापसी, ये तो अब जनता ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर में चुनाव, जनता के मुद्दे और बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों का मैनिफेस्टो। इस बार के चुनाव में कंपटीशन के साथ कई चीजें काफी बदल गई हैं, यानी कि हालात बदलते ही सियासी पारा और दावेदारी दोनों ही बदली नजर आ रही हैं। अपने अपने दावे और नए इरादे के साथ क्या कुछ है मैनिफेस्टो में, खास रिपोर्ट में देखिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है। हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर। हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। चुनावी दावे के फनकार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर में समय बदला, नियम बदले तो पूरी की पूरी नीति, नियत और दावे ही बदल गए। जम्मू कश्मीर के लिए इस बार का मैनिफेस्टो सिर्फ मेजॉरिटी के लिए नहीं रहा, बल्कि माइनॉरिटी पर ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन जिस पर बवाल मचा है, सबसे पहले वो समझिए। महबूबा मुफ्ती ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35A की वापसी का वादा किया है, तो वहीं पाकिस्तान से दोबारा व्यापार शुरू करने की बात भी कही है। इसी के साथ ही आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर यानी एफ्स्पा, आतंक निरोधी कानून यानी कि UAPA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA को पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया है। यानी पहले वाली स्थिति बनाने का महबूबा मुफ्ती ने पूरा मन बना लिया है और यही NC के मैनिफेस्टो में भी शामिल है, जो बताता है कि कांग्रेस, NC और PDP की जम्मू कश्मीर को लेकर एक ही मंशा है, पुराने हालातों की वापसी। अब जरा महबूबा मुफ्ती के वादों की लिस्ट समझिए। महबूबा के लोकप्रिय वादों की लंबी लिस्ट। कश्मीरी पंडितों को 2 BHK फ्लैट दिए जाएंगे, धर्मस्थलों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, पानी पर टैक्स नहीं लगेगा, गरीबों को हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही विधवा और बुजुर्गों को 2 गुना पेंशन दी जाएगी। इन घोषणाओं के अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या PDP का कांग्रेस और NC के साथ गठबंधन होगा। इस पर महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, ना कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल PDP का एजेंडा मानेंगे तो पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है।
हमारे लिए सीट शेयरिंग नहीं होती है। हमारे लिए एजेंडा पहली प्रायोरिटी रखता है। मुझे अजीब लगता है कि जब ये लोग एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। जैसे कांग्रेस के साथ हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था 2002 में, 2014 में बीजेपी सरकार के साथ हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था। तो मैं समझती हूँ एजेंडे की बात होनी चाहिए थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होनी चाहिए थी, आप लोगों के लिए क्या करने वाले हो मिलके उसकी बात होनी चाहिए थी, बजाय कि सीटों के ऊपर इतना झगड़ा हो। मुझे ये पाकिस्तान से मोहब्बत ये पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही हैं ये जग जाहिर है। ये राजनीतिक दल कभी जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई नहीं कर सकते। ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता कभी इन राजनीतिक दलों पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या पर तो नहीं, लेकिन विशेष सीटों की मांग पर मामला जरूर फंसा हुआ है। सीटें कौन सी हैं, वो समझिए। 4 में से 2 सीटें देवसर और शांगस कांग्रेस ने 2014 में जीती थी। कांग्रेस दुरू सीट पीडीपी से 161 वोटों से हार गई थी। वहीं 2014 में कांग्रेस कोकरनाग सीट हारी थी, फिर उसी सीट से दावा किया है। इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे, बिस्मिल्लाह। हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आजाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और पीडीपी की वो सीटें मांग रही है जहां से उसके उम्मीदवार रनर अप रहे थे। वैसे कोकरनाग की सीट पर बड़ा पेच ये भी है क्योंकि ये सीट डिलिमिटेशन में एसटी के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर ये सीट मांग रही है। वैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, अमित शाह के राहुल गांधी से सवाल, क्या कांग्रेस एनसी के जेएंडके में अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस 370-35 के जरिए जम्मू कश्मीर को आतंक के युग में ढकेलने का समर्थन करती है? कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता कर अलगाववाद को समर्थन देगी? वैसे बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना उतना भी आसान नहीं है, साथ ही ये चुनाव जीतना भी जरूरी है, जिसके लिए पार्टी हर मुद्दे पर फोकस कर रही है। 370 आतंकवाद का निपटारा और पत्थरबाजी पर अंकुश लगाने वाले अपने दावों के साथ आगे बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस, एनसी और पीडीपी सिर्फ एक ही मुद्दे पर आगे है, वो है 370 की वापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं जम्मू कश्मीर के माथे से धारा 370 का कलंक हटने के बाद बहुत कुछ बदला है। राजनीतिक हालात बदले हैं, माइनॉरिटीज के लिए वादे बदले हैं। मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनेगा। शेड्यूल बता, हटा 370, कैसा होगा चुनावी मंजर? किन मुद्दों पर जनता का झुकाव? क्षेत्रीय मुद्दे काफी या 370 हावी? बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का बड़ा रेफरेंडम। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में न सिर्फ हालात बदले बल्कि पूरा का पूरा कश्मीर ही बदल गया।
पत्थर बरसाने की जगह युवा स्कूल जा रहे हैं। G20 जैसे सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इस चुनाव के जरिए 5 साल बाद नई विधानसभा का चयन होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो खत्म हो चुका है, उस पर लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे। स्थानीय मुद्दों को जो लंबित पड़े थे, उसका समाधान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। इस चुनाव के जरिए लोकल राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, इसका पता चलेगा। विकास की प्राथमिकताएं तय होगी, पैरामीटर तय होगा। जो ये गवर्नर राज हमारा अब तक था पिछले 7-8 वर्षों से, इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे कश्मीरी कहीं का नहीं था। आपको पता है कि पावर के मसले हैं, हमें यहाँ पे सड़क भी अच्छी नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ पे जो मतलब मेन अड्डे में नाग है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जो भी बाकी ये कोचे वोचे उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये चीज़ें होती है जब अपनी गवर्नमेंट है, हम उनको बोल सकते हैं ये चीज़ें। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता के कई मुद्दे हैं, जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के मुद्दे आपस में क्लैश करते भी नजर आएंगे। जरा उन मुद्दों पर नजर डालिए जो जम्मू कश्मीर वासियों के टॉप मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है धारा 370 और 35A, जिसकी बहाली या बैन पर वोट दिया जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता से लोगों में असंतोष है, जिसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। 370 हटने के बाद से आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ा है, जिसका असर भी दिख सकता है। 5 सालों में सुरक्षा कानून व्यवस्था का प्रभाव भी J&K में दिखा है। सांप्रदायिक और सांस्कृतिक मुद्दों को चुनावी प्रचार में उठाया गया, जिसका प्रभाव भी दिखाई देगा। नए प्रशासनिक ढांचे का भी चुनाव परिणाम में प्रभाव देखने को मिलेगा। ये अगर देखा जाए, यहाँ 70 साल का एक पॉलिटिकल डिसीजन है, जो नौजवान यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट से भी मारा गया। यहाँ जब ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की बात आई, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने से बिल्कुल दरकिनार किया, जिससे यहाँ पे फैक्ट सामने नहीं आए। आप अगर देखिए शोपियान में जब आसिया नीलोफर का केस हुआ, वो चीज़ भी अगर देखा जाए, उस चीज़ में भी जो ज्यादतियाँ हुई वो भी आवाम के सामने नहीं आएगी। तुफैल मतू का केस देखिए, जब 2010 में एक मैसेकर यहाँ पे नौजवानों को सड़कों पर मारा गया, पैलेट्स चलाए गए, उस चीज़ पे अगर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन यहाँ होता, हम उसी चीज़ पे, उसी यहाँ के हालात को देख के हम यहाँ की आवाम और उस मजलूम कौम की आवाज़ बन के ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क़यादत का, लीडरशिप का फैसला है कि हम कहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखुसूस और बिलउमूम जहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, लोग हमारी डेवलपमेंट को जो इस सरकार ने की, इस जो अमन, आश्ती और बाकी तरक्याती काम है जो इस सरकार ने मंजर आम पर लाए, तो उसको वोट करेंगे और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको कामयाब करेंगे, अगर फिर से हम इस अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी हद तक बदले हैं। कश्मीरी पंडितों को दोबारा स्थापित किया गया, सेना पर पत्थरबाजी बंद हुई, आतंकियों का ऑन द स्पॉट इलाज किया गया, प्रशासनिक फेरबदल की गई, LG की ताकत बढ़ाई गई, जिससे राज्य में किसी की भी सत्ता हो उसमें मोनोपोली जैसी स्थिति न रहे। फिलहाल इस बार के चुनाव काफी हद तक अलग हैं और चुनाव परिणाम भी न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि देश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। तो वहीं इस बार हरियाणा के चुनाव में जातिगत समीकरण और किसान आंदोलन का कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। हरियाणा के चुनावों में जातिगत समीकरण समय समय पर बदलते रहते हैं। हरियाणा के चुनाव में जातिगत समीकरण बीजेपी, कांग्रेस और आप के लिए कई तरीकों से बदल रहे हैं। इन दलों की जातिगत रणनीतियां और चुनावी स्थिति पर अगर नजर डालें तो जाट समुदाय हरियाणा में सबसे बड़ा जातिगत समूह है, जो लगभग 30% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करता है। जाट समुदाय मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली है। वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय लगभग 20% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये समुदाय मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों और मध्यम वर्ग में प्रभावशाली है। वहीं अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति लगभग 30% मतदाताओं को रिप्रेजेंट करती है। ये समुदाय मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली है। जातिगत समीकरण चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हरियाणा में चुनाव में दूसरे मुद्दे भी ज्यादा अहम है, जो काफी हद तक बीजेपी के फॉर्मूले को फेल कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की डिमांड भी दिल्ली मॉडल को लेकर बढ़ती जा रही है। बीजेपी के लिए इस बार कृषि कानून और किसान आंदोलन काफी हद तक परिणाम बदल सकते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी चुनाव परिणाम पर असर डाल सकती है। जब सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे तो किसानों के आंदोलन की वजह से उसे वापस लेना पड़ा था। बता दें कि हरियाणा के चुनाव में किसानों की प्रभावशाली भूमिका है। विपक्ष भी किसानों के मुद्दे को चुनाव में काफी हद तक भुनाएगा। लेकिन हरियाणा में नायब सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का जो फैसला लिया, उससे बीजेपी के लिए जमीन मजबूत होती नजर आ रही है। नायब सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी पर हर फसल खरीदने की घोषणा की, जिसके बाद से किसानों को एमएसपी का वास्तविक मूल्य मिलने लगा है। वहीं उस वक्त नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस का कोरा झूठ और एमएसपी को लेकर बहकाने की राजनीति अब किसान भाइयों के सामने है। देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां सिर्फ वही 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, जिनका पैसा एफसीआई के जरिए केंद्र सरकार देती है। तो कहीं न कहीं किसानों को लेकर बीजेपी की जो छवि बिगड़ी थी, हरियाणा में एमएसपी को लेकर किए गए ऐलान के बाद बीजेपी की साख बढ़ने के आसार हो गए हैं। लेकिन इस पर किसान कितने खुश हैं, कितने नहीं, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।